नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को जीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो क्लास का टाइम हो चुका है, सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जितने अभी तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं सब आप लोग ने तैयार कर लिए होंगे। अगर नहीं तैयार किए हैं किसी ने तो वो तैयार करते चलें, क्योंकि अगर ढेर सारा हो जाएगा फिर आप लोगों को तैयार करने में दिक्कत होगी। इसलिए जितना डेली का डेली कराया जाता है उसको आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज आपके क्लास में आपके जीके के क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोगों के लिए क्लास होगी, चाहे वो पीसीबी का हो, चाहे पीसीएम का हो और चाहे पीएजी का हो। तो तीनों ग्रुप वालों के लिए एक क्लास है। तो आप सभी लोग एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, जिससे पीसीएम और पीएजी वाले तो पढ़ते ही हैं यहाँ पे, पीसीएम और पीसीबी वाले भी क्लास में आ जाएं, क्योंकि जीके के सबके क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना था? तो सभी लोग आंसर करिए जल्दी से इसका। तो पहला जो डिजिटल राज्य बना था वो बना था केरल। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको जो डिजिटल राज्य घोषित किसने किया था? तो 2016 में किया था। 2016 में उस समय जो राष्ट्रपति जी थे, राष्ट्रपति कौन थे उस समय? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2016 में प्रणब मुखर्जी ने केरल को डिजिटल राज्य घोषित किया था। उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। अभी कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं। और अभी आपके राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तब देखिए अगला राष्ट्रपति कौन बनता है। तो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा। अभी जो वर्तमान में है वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं अभी राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह कौन सा है ये हम आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप सभी लोग आंसर करिए इसका फटाफट। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, वरुण या शुक्र? तो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको वीनस बोलते हैं, वीनस। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, सांझ का तारा या भोर का तारा, इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी इसको बोलते हैं। शुक्र को हिंदी में सांझ का तारा या भोर का तारा बोलेंगे, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। चमकीला ग्रह होता है ये। और भी कई नाम इसके हैं, तो ये सब नाम से इसको जानते हैं। शुक्र जो है वो कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य से पहले नंबर पे आपका मरकरी पड़ता है। पहले नंबर पे मरकरी पड़ता है। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं। ये जो है ये आपका पहले नंबर पे पड़ता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा पड़ता है? तो दूसरे नंबर पे वीनस पड़ता है। और तीसरे नंबर पे कौन पड़ता है? तो तीसरे नंबर पे आपकी अर्थ पड़ती है। तो ये जो आपका शुक्र ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो शुक्र ग्रह है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 224.7 दिन, मतलब 224.7 दिन में ये जो है शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। और यहाँ पे और ये जान लेते हैं, ये आपका जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह होता है। बुध को इसको मरकरी बोलते हैं, मरकरी। ये हम पे जो चीज़ें बता रहे हैं आप लोगों को वो सब आप लोग याद कर लीजिए, कहीं पे नोट करते चलिए। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता हैं उनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। तो ये जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह होता है और ये जो परिक्रमा करता है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है, 88 दिन। सूर्य के सबसे पास जो कौन सा ग्रह होता है, आप लोगों से पूछा जाए सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह होता है, तो सूर्य के सबसे पास में यही होता है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह या मरकरी ये जो है ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। और ये जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है
तो चलिए अब अगला ये मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रह क्या है? तो मंगल ग्रह को यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको मार्स बोलते हैं। मंगल ग्रह को मार्स बोलते हैं। ये जो है ये पृथ्वी की वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो सूर्य की परिक्रमा ये 687 दिन में पूरी करता है। 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। कौन? मंगल ग्रह। इसको मार्स के नाम से जानते हैं। और इसका लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड की दिखता के कारण। मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की दिखता के कारण होता है। और पृथ्वी के बाद दूसरा ये एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। आपका केवल पृथ्वी पे जीवन संभव है, लेकिन ये मंगल ग्रह पर भी आपका जीवन संभव है बताया जाता है। तो मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो मंगल ग्रह है वो। और इसके जो उपग्रह हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसके उपग्रह नोट कर लेंगे। इसके 2 उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह है केवल चंद्रमा। तो इसके मंगल के 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह या 2 चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं। 2 उपग्रह या 2 चंद्रमा हैं इसके। कौन कौन से हैं? एक है फोबोस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि इसके उपग्रह के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक फोबोस है और एक डेमोस है। एक फोबस है, एक डेमोस है। ये 2 उपग्रह हैं इसके। और ये जो आपका बरुड़ है, इसको किस नाम से जानते हैं? बरुड़ ग्रह को नेपच्यून के नाम से जानते हैं। नेपच्यून कहते हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? तो इसके 13 उपग्रह हैं। नाम नहीं पूछे जाते हैं इसके, तो आप लोग नाम नहीं देखेंगे इसके। नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से इसका। और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को आज बॉटनी के इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं उनके नोट्स आप लोगों को आज पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये है आपका पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये घोषित कब किया गया था पंचायती राज दिवस? पहला पंचायती राज दिवस कब घोषित किया गया था? तो ये 24 अप्रैल 2010 को। 2010 में प्रधानमंत्री कौन था? तो 2010 में प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह। श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इसके, यानी इंडिया के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। तभी से हम लोग ये पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। और यहाँ पे ये 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 23 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दिवस भी पूछे जाते हैं कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। आप लोगों को इसके भी नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स भी आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे उसी पेड ग्रुप में। तो आप लोग उन सबको अच्छे से तैयार कर लेंगे। आप लोगों को डेली क्वेश्चन तो प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग से ये PDF तो प्रोवाइड होता ही है, और अलग से क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप लोग डेली का डेली तैयार करते रहिए। और अब आप लोगों को आज ही दिलवा देंगे। आज आप लोगों को वो बॉटनी के या जूलॉजी के, जो मतलब बायोलॉजी में बॉटनी या जूलॉजी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आज। और वो जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा उसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर लिख दिया गया है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जिस पे इम्पोर्टेंट लिखा होगा उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है आप लोगों को, उसको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। जिस पे इम्पोर्टेंट लिखा है, तो जिस पे इम्पोर्टेंट लिखा है उसको तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आप लोग देख लेंगे और उस सबको अच्छे से तैयार कर लेंगे।
और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे कैसा पेड ग्रुप बना है, जो लोग नए जुड़े हैं, नए काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो उन लोगों को बता दें कि यहाँ पे अगर आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 97208028 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैटेट PDF 2022, यूपी कैटेट PDF 2022 लिखकर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को उस प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। केवल मैसेज करनी है आप लोगों को, कॉल नहीं करनी है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। और पेड ग्रुप लेना है तो आप लोग यहाँ पे मैसेज करेंगे। देखो PCM और PCV वालों के लिए अलग पेड ग्रुप है और PAG वालों के लिए अलग पेड ग्रुप है। तो PCM और PCV वालों के केवल GK के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो लोग अगर लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए फ़ीस कम रखी है, क्योंकि उन लोगों को GK के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और एग्रीकल्चर वालों को यानी PAG वालों को सारे क्वेश्चन यानी 200 के 200 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोगों को जो आज नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए, ये है आपका, ये तो क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 24 अप्रैल को तो यही मनाते हैं पंचायती राज दिवस। तो 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 11 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है IPL T20 का प्रथम आयोजन कब हुआ था? IPL T20 का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है ये आपका, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सभी लोग सही आंसर करेंगे। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? चंद्रप्रभा, काजीरंगा, मानस या गिर? तो कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। कहाँ पे है? ये असम में है। और ये आपका चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये चंदौली में है। चंदौली में आपका ये चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी आपका असम में है। मानस नेशनल पार्क भी आपका असम में है। और पूछा जाता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क है प्रसिद्ध नेशनल पार्क? एशिया के शेरों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है आपका गिर नेशनल पार्क। आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो गिर नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो जूनागढ़, गुजरात में। जूनागढ़, गुजरात। जूनागढ़, गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई जाती हैं वो सब आप लोग याद करते चलिए। जो चीज़ नहीं याद है वो आप लोग नोट कर लेंगे। कॉपी पेन तो लेके बैठते ही होंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो चीज़ नहीं याद रहती है वो आप लोग नोट कर लेंगे। ये है आपका, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से इसका। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है, 5 क्वेश्चन ही है यहाँ पे। तो ये है आपका पृथ्वीराज रासो के लेखक, चलिए कोई बात नहीं, 5 के बाद डायरेक्ट 7 नंबर दे दिया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके चंदर बरदाई। कौन है? चंदर बरदाई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताइए जल्दी से। मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ, तो सभी लोग कमेंट करिए कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी। पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आज आपको फिर बता रहे हैं। अब आप लोग इसको याद कर लीजिए, भूलेंगे नहीं। अब आप लोग इसको, इसका ये है राजतरंगिणी, कल्हड़ की पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो आप लोग इसमें ऑप्शन के हिसाब से सही करेंगे। संविधान के निर्माण में कुल कितना वर्ष, वो कितना समय लगा था? सभी लोग आंसर करिए इसका एक बार पहले से।
तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह मतलब 11 महीने 11 माह और 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लगा था संविधान के निर्माण में। संविधान जो है वो आप लोगों का कब बन के तैयार हो गया था? तो संविधान जो है वो आप लोगों का 26 नवंबर सन 1949 को 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ये लागू कब किया गया? तो लागू ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आपका जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे एक रहस्य था, वो मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाया था, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर वो चीज़ें बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आप लोग केवल यहाँ पे इतना याद रखिए कि संविधान में हमारा कब वो लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोच्चि, बनारस या आगरा? तो बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे और भी साथी क्लास में आ जाएं और वो भी अच्छा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकें। और जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दिया करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं, किसी को क्लास पसंद नहीं आती है। तो अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आप लोगों को और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, जिससे और भी साथी जुड़ें और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकें। ये है आपका बाबतपुर हवाई अड्डा। ये आपका कहाँ पे है? बनारस में है। बाबतपुर हवाई अड्डा बनारस में है। बनारस से भी कई लोग होंगे यहाँ पे, तो अगर कोई है तो वह कमेंट करके बता सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप को क्या बोलते हैं? तो कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको, कॉन्टिनेंट्स। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये आपके 7 महाद्वीप हैं। तो इसमें से सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं? तो आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लेंगे। देखो, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पे एक भी कोई जीव नहीं रहता है, मतलब जिस पे जीवन संभव नहीं है? अंटार्कटिका। तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पे जीवन संभव नहीं है। इस पे बिल्कुल जनसंख्या नहीं है, इस पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि कहाँ पे एक भी जीव नहीं पाया जाता है, तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। वैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनसे बात नहीं है। जैसे हम लोगों की, जैसे हम लोग हैं, तैसे एक भी जीव अंटार्कटिका महाद्वीप पे नहीं पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से, कनाडा से, रूस से या ऑस्ट्रेलिया से? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से।
संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप से ली गई है। वो सॉरी, महाद्वीप नहीं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। महाद्वीप पढ़ रहे थे तो महाद्वीप ही आ गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गया है? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से क्या लिया गया है आप लोग नोट कर लेंगे। आयरलैंड से, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में हैं? तो ये भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है मिलते हैं ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में ही। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और रूस से क्या लिया गया है? तो भारत का संविधान जो है वो अलग अलग देशों के संविधान से मिलकर बना है। मतलब भारत के संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं वो अलग अलग देशों के, बहुत सारे देशों के संविधान से देखकर ली गई हैं। तो रूस से क्या लिया गया है? रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो हैं वो किससे लिए गए हैं? वो रूस से लिए गए हैं। और कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से आप लोग नोट कर लेंगे, कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग 2-4 क्वेश्चन और पहले हम आपसे पूछते हैं, उसके बाद आप लोग जवाब करिए उसका। एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? मतलब पहला नेशनल पार्क, इंडिया का पहला नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो ये जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है ये आपका भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। और आप लोगों से पूछा जाए कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? सुंदरबन नेशनल पार्क, तो आप लोग कमेंट करके बताइए सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसको पता है वो कमेंट करेगा सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क, एनपी को शॉर्ट में लिख दिया है, नेशनल पार्कों को शॉर्ट में एनपी लिख दिया है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आया आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में है ये। और एक पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये बता सकते हैं, यहाँ पे लोग होंगे वहाँ के उस जगह के, तो वो बता सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अगर लखीमपुर खीरी का कोई होगा तो बता सकता है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका लखीमपुर खीरी में ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के भी यहाँ पे लड़के होंगे, लखीमपुर खीरी में ये पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इनको तैयार कर लेंगे, एक कॉपी लेके बैठते होंगे, उस पर आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हो गया है और यही क्वेश्चन लास्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, तो यही क्वेश्चन आज का लास्ट करते हैं। ये है पुलकित झील कहाँ स्थित है? पुलकित झील कहाँ स्थित है? तो सभी लोग आंसर करिए एक बार इसका, पुलकित झील कहाँ स्थित है? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या जम्मू कश्मीर में? तो जो पुलकित झील है वो है आपकी तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो लूनर झील,
लूनर झील जो है, लूनर झील जो है वो आपकी महाराष्ट्र में है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर में वूलर झील है। जम्मू कश्मीर में वूलर झील, वूलर झील। वूलर झील कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में। लूनर झील और वूलर झील में कन्फ्यूज नहीं होंगे आप लोग, इसको याद कर लेंगे। लूनर झील जो है वो महाराष्ट्र में है और वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में और कौन सी झील है, तो डल झील आपकी है जम्मू कश्मीर में। डल झील ये भी आपकी कहाँ पड़ती है, तो ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी है लूनर झील, वो सॉरी वूलर झील, लूनर झील नहीं, वूलर झील है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वूलर झील है। और अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है, तो ये है लेक सुपीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, नॉर्थ अमेरिका। लेक झील, लेक सुपीरियर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वूलर झील है। ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे, वो क्वेश्चन आप लोग और नोट कर लीजिए। पूछा जाता है तैरता हुआ, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आप लोग जल्दी बताइए, तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है या कहाँ स्थित है। तो तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो लोकतक झील में है। लोकतक, लोकतक झील जो है उसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये मणिपुर में है, मणिपुर। तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकतक झील में है, ये मणिपुर में पड़ता है। और ऐसा ये क्वेश्चन और है कि तैरता हुआ बगीचा कहाँ पे है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, तैरता हुआ नेशनल पार्क और तैरता हुआ बगीचा। तैरता हुआ नेशनल पार्क आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है, लोकतक झील में। और तैरता हुआ बगीचा पूछा जाता है फ्लोटिंग गार्डन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन या तैरता हुआ बगीचा। तो ये कहाँ पे है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। तैरता हुआ बगीचा ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आप लोगों को जो पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं उन लोगों को बता दें, आज आप लोगों को बॉटनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उस पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब उनमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिखा मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट जिस पे लिखा होगा उसको आप लोगों को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इम्पोर्टेंट लिखा है उसको तो आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर इम्पोर्टेंट लिख दिया है। और वैसे आप लोगों को याद तो सभी करना है, लेकिन उसको अच्छे से याद करना है, तो आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को अभी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, मतलब इस क्लास का पीडीएफ, क्योंकि अभी इसमें और क्वेश्चन बचे हुए हैं। 50 क्वेश्चन का पीडीएफ है, अभी इसमें जीके के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों को करा दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे पेड ग्रुप भी बना है, तो उन लोगों को बता दें कि वो लोग पहले तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो 97 20 80 20 28
ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट PDF 2022। केवल इतनी मैसेज करेंगे आप लोग, उसी पे आप लोगों को सारा रिप्लाई मिल जाएगा। कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, कैसे आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और उस पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और कैसे आप लोगों को पेमेंट करना है वो सब आप लोगों को उसी पे पता दिया जाएगा। तो आप लोगों को केवल मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी है। और वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और ये जो ग्रुप है वो PAG और PAG वालों के लिए अलग बना है और PCM और PCU वालों के लिए अलग बना है। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं PCM और PCU वालों के लिए केवल GK के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन लोगों के लिए फ़ीस कम रखिए, क्योंकि उन लोगों को GK के क्वेश्चन मिलेंगे। और PAG वालों के लिए तो पूरा मिलेगा, तो PAG वालों के लिए थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है। तो वो लोग जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सब आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए, आप सभी लोगों का लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।